ओमकार के इस मैसेज पर आयान ने रिप्लाई दिया। आयान ने मैसेज भेजा, 7 दोस्त, पर कौन? 7वां दोस्त कौन है? ओमकार ने रिप्लाई दिया। ओमकार ने कहा, हमारा 7वां दोस्त मोआना है, वो भी हमारे साथ घूमने आएगा। आखिर वो हमारे भारत घूमने ही तो आया है। आयान ने थम्स अप रिप्लाई दिया। कहीं दूर पहाड़ी के ऊपर से एक आदमी गुजर रहा था। दोपहर के 12:30 बज चुके थे। इलाका सुनसान था। वहां से गुजरने वाले लोगों की संख्या बहुत ही कम थी, क्योंकि उनके 2 कारण थे। पहला तो वो घनी झाड़ियों का जंगल था, और दूसरा ये कि वहाँ शिकारी जानवरों का आतंक फैला हुआ था। गांव और शहर के बीचों बीच ये जंगल भले ही शॉर्टकट रास्ता है, पर ये रास्ता कोई इस्तेमाल नहीं करता। जंगल के बाहर से शहर जाने के लिए एक लंबा चौड़ा रास्ता बना हुआ था। सब लोग उसी रास्ते का इस्तेमाल करते थे। उस लंबे रास्ते से आने जाने में 2 घंटे शहर पहुंचने में लगते थे, और इस जंगल के बीच से बने पगडंडीनुमा रास्ते से जाने पर मुश्किल से 20 मिनट शहर पहुंचने के लिए लगते थे, पर इसका इस्तेमाल नहीं किया जाता था। इसी कारण इस रास्ते पर बहुत सी जंगली झाड़ियों का फैलाव और भी तेजी से होता था। इसलिए जो आने जाने वाली पगडंडी थी वो भी इन झाड़ियों के बीच छुप गई थी। इसी कारण उस आदमी को वहां से जाने में बड़ी मशक्कत करनी पड़ रही थी। वो रास्ता निकालते निकालते आगे बढ़ रहा था, हाथों से झाड़ियाँ हटा रहा था। वो झाड़ियाँ इतनी सख्त थी कि उसे हटाते हुए उसका बैलेंस बिगड़ रहा था। झाड़ियाँ इतनी घनी थी कि सूरज की किरणें भी जमीन तक पहुँच नहीं रही थी। ऐसा लग रहा था मानो जैसे अभी दोपहर ना होकर शाम हो। वो आदमी जल्द से जल्द वहाँ से बाहर निकलना चाहता था। उसे मन में ऐसा लग रहा था कि वो यहाँ आकर पछता रहा हो। अचानक बड़े पेड़ों से सरसराहट की आवाज़ आने लगी। ये आवाज़ें सुनकर वो आदमी जिस जगह था वहीं रुक गया। वह उस आवाज़ को बड़ी गौर से सुन रहा था। आवाज़ उसके सर के ऊपर से आ रही थी। अपने सिर के ऊपर की झाड़ियों से कैसी आवाज़ आ रही है, ये देखने के लिए उसने अपना सिर ऊपर की ओर किया। ऊपर जो उसने देखा वो देखकर वो आव देखा ना ताव वो दौड़ने लगा। उसके दौड़ते ही वो झाड़ियाँ और भी तेजी से आवाज़ करते हुए हिलने लगी, मानो उन पेड़ों के ऊपर से कोई उसका पीछा कर रहा हो। मुश्किल से वो 2-3 मिनट ही दौड़ पाया होगा कि अचानक उसके पीठ पर किसी ने छलांग लगा दी और उसे खींचते हुए जंगल के अंदर ले जाने लगा। जंगल में उसकी चीखें गूंजने लगी, पर उन चीखों को सुनने वाला वहाँ कोई नहीं था। उसके हाथ में जो मामूली सा थैला था वो भी वहाँ पर गिर चुका था। उस थैले में उसका मोबाइल था। उसकी चीखें अब बंद हो चुकी थी, पर उसका मोबाइल बज रहा था। मोबाइल पर उसके पिता का कॉल आ रहा था। जंगल में अब कोई आवाज़ नहीं थी, बस उसके मोबाइल फ़ोन के रिंग की आवाज़ जंगल में गूंज रही थी। 10 दिन बाद आज वो दिन आ ही गया जब सब शिमला घूमने जा रहे थे। मुंबई से बांद्रा जंक्शन से उन्होंने स्वराज एक्सप्रेस ट्रेन पकड़ी। ट्रेन 16 स्टेशन पार करने के बाद दिल्ली पहुंचने वाली थी। 18 घंटे और 30 मिनट में ट्रेन अपने डेस्टिनेशन दिल्ली पहुंचने वाली थी। बहुत लंबा सफ़र था। अयान ने एक ही बोगी में सबकी सीट्स रिजर्व की थी। सभी के टिकट आसपास के ही थे। अपने अपने बैग अपनी सीट के नीचे रखकर सभी निश्चिंत हो गए। हेक्टर और आदित्य तो सीट पकड़ते हुए उस पर कूदकर सो गए। अयान ने कहा, अरे क्या तुम बच्चों की तरह सीट पर कूदकर सो गए? बचपना अभी तक गया नहीं तुम्हारा? इस पर हेक्टर ने कहा, अरे तू भी ट्राई कर ना, बड़ा मज़ा आता कूदने में। इस पर पूजा ने कहा, अरे आयान छोड़ ना इन दोनों को, ये दोनों तो चंगू मंगू है। बचपन से लेकर आज तक एक साथ ही शरारतें करते आए हैं। यहाँ पर आकर कोई संत तो नहीं बनेंगे। नहीं नहीं पूजा, मैं इसकी तरह नहीं हूँ। मैं बड़ा ही शांत और समझदार हूँ। शरारतें तो हैक ही करता है, इसमें ही बड़ी चुल है। बचपन से यही शरारतें करता था, मैं तो सिर्फ इसके साथ रहता हूँ। पूजा पर अपना इम्प्रेशन जमाते हुए आदित्य ने कहा,
आदित्य की इस बात पर हेक्टर का मुंह फूल गया। वो गुस्से भरी निगाहों से आदित्य को घूरने लगा। आदित्य भी उसे ऐसा घूरता देख डर गया। हेक्टर आदित्य को कुछ कहने ही वाला था कि ट्रेन का हॉर्न सुनाई दिया। सभी ने अपनी अपनी सीट पकड़ ली। ट्रेन आहिस्ता आहिस्ता रफ्तार पकड़ने लगी। अयान ने किताब बैग से निकाली। किताब को देखकर उसे थोड़ी देर पहले की घटना याद आई। अयान को भूतों की कहानियां पढ़ना सुनना बेहद पसंद था, इसलिए ट्रेन में चढ़ने से पहले ही उसने एक भूत की किताब खरीद ली थी। बुक स्टॉल पर एक बड़ी कीमत वाली किताब पर एक छोटी कीमत वाली किताब फ्री का सेल लगा था। अयान ने भी वहीं से किताब खरीदी थी। किताब का नाम था निशा। उसके साथ जो फ्री में किताब मिली थी उसका नाम था आत्माओं का रहस्य, लाल किताब। अयान के साथ किताब खरीदने वालों की संख्या बुक स्टॉल पर बहुत ज़्यादा थी। हर कोई चुन चुन कर किताबें खरीद रहा था। किताब के पैसे देकर अयान ट्रेन की तरफ जाने लगा। फ्री में मिली किताब आत्माओं का रहस्य, लाल किताब, वो सबसे ऊपर थी। स्टेशन पर बहुत भीड़ लगी हुई थी। एक भिखारी सा दिखने वाला आदमी अयान से टकरा गया। अयान के हाथ से किताबें छूटकर नीचे गिर गई। उस आदमी के हाथ में भी एक बैग था, वो भी गिर गया। उस आदमी के कपड़े मैले कुचले थे, बाल भी बिगड़े हुए थे। वो आदमी भिखारी जैसा लग रहा था। अयान ने झट से अपनी किताबें उठा ली और उस आदमी का बैग उठाकर उसके हाथों में थमा दिया। उस आदमी ने अयान के हाथों में किताबें देखी। किताब का नाम पढ़कर वो आदमी बोला, ये किताब तूने क्यों खरीदी? क्या तुझे आत्माओं को जानने में दिलचस्पी है? पहले तो अयान उस आदमी को देखता ही रह गया। वो सोचने लगा, ये भिखारी सा दिखने वाला आदमी क्या पढ़ भी सकता है? अयान मन में ये बात सोच रहा था कि तभी वो आदमी फिर से बोला, तुम मुझे भिखारी समझ रहे हो? हाँ, मैं लग भी सकता हूँ। मेरे कपड़े आज खराब है, आज मैं थोड़ा जल्दी में हूँ। अपने मन की बात उसे पता चलने पर अयान हड़बड़ाहट से बोला, अरे नहीं बाबा, नहीं, मैं तो बस ऐसे ही, मुझे भूतिया कहानी पढ़ना अच्छा लगता है, इसलिए मैंने ये बड़ी वाली किताब खरीदी और इस पर ये छोटी वाली किताब मुझे फ्री में मिल गई। पर इस किताब में जानकारी के साथ कुछ मंत्र भी है। किताब मन में ही पढ़ना, उसे जोर से या बुदबुदा कर मत पढ़ना। ये सब वो आदमी क्यों कह रहा है, ये अयान को समझ में नहीं आ रहा था। उसे लगा ये आदमी फालतू में ज्ञान बांट रहा है। यहाँ से बहाना देकर निकलना पड़ेगा, वरना ऐसे ही ये प्रवचन देता रहेगा। इससे बातें करता रहूँगा तो मेरी ट्रेन निकल जाएगी। तभी आदित्य ने अयान को आवाज़ लगाई। अपने खुदा को शुक्रिया अदा कर अयान मन में बोला, शुक्र है खुदा का, आदित्य ने मुझे बुलाया। उस आदमी से और कोई बातचीत ना करते हुए अयान ट्रेन की तरफ दौड़ने लगा और ट्रेन में चला गया। उसके जाने पर भी वो आदमी अयान को घूरता रहा। कहानी अगले भाग में जारी रहेगी। अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें। जय हिंद।